Good morning to all of you. I am Neelu Muskan. Today we are here to conduct in-house training session. Today's topic is teaching strategies in Hindi secondary level and our resource person is Miss Nisha Gupta. So please Miss come and conduct the training. Thank you, Miss, for giving me an opportunity to conduct the in-house training session. I, Nisha Gupta, as a part of Jharkhand Public School, affiliation number 3430604, and our school code is 66663. My topic is teaching strategy in Hindi secondary level. हिंदी शिक्षण के उद्देश्य राष्ट्र के पूर्ण निर्माण के कार्य में भाषा शिक्षण का विशेष महत्व है। भाषा के माध्यम से ही छात्र ज्ञान विज्ञान के अनेक विषयों का अध्ययन करते हैं। यदि छात्र का भाषा का अधिकार नहीं होगा तो वह ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति नहीं कर पाएंगे। भाषा ही हमारे चिंतन का आधार भी है। किसी भी जनतंत्र की सफलता उसके नागरिकों के चिंतन पर ही निर्भर करती है। भारतीय गणराज्य में 9 राज्यों में छात्रों की मातृभाषा हिंदी है और अन्य राज्यों में इसका स्थान द्वितीय भाषा का है। जिन राज्यों में मातृभाषा के रूप में हिंदी का व्यवहार होता है वहाँ के लोगों का यह विशेष कर्तव्य है कि वे छात्रों के भाषा ज्ञान को बढ़ाएं तथा हिंदी भाषा पर अधिकार बनाने में उनकी सहायता करें। हिंदी भाषा को मातृभाषा के रूप में भाषा के अधिकांश क्षेत्रों में पढ़ाया जाता है। भाषा के आधार पर ही मनुष्य स्वास्थ्य साहित्य को जन्म देता है और इस दृष्टि से भाषा शिक्षण 3 प्रमुख उद्देश्य है। फर्स्ट नंबर में है भाषा ग्रहण, जिसको हम लोग भाव ग्रहण भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे भाव प्रकाशन, भावा अभिव्यक्ति। सृजन सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार भाषा के शिक्षण का एक उद्देश्य यह भी है कि हम दूसरों की कही तथा लिखी हुई भाषा को ठीक ठीक समाचार पढ़ सके और शुद्ध तथा सरल से उसे लेकर बोल सके। अगला टॉपिक है हिंदी शिक्षण के उद्देश्य। बच्चों को शुद्ध बोलने तथा शुद्ध लिखने का ज्ञान देना, सरल एवं भावपूर्ण तथा स्पष्ट भाव में भाषा और अनुभूतियों एवं विचारों को व्यक्त करना, दूसरों की लिखी हुई भाषा बोली हुई भाषा को समझने की योग्यता उत्पन्न करना, भाषा को हाव भाव के साथ एक एवं आवरोह के साथ वचन करने की कला का ज्ञान होना, विद्यार्थियों के ज्ञान विवेक एवं चरित्र का विकास करना, पाठन के प्रगति रुचि उत्पन्न कराना, छात्रों को सत्य साहित्य की रचना के योग्य बनाना तथा मानव विकास की विभिन्न परिस्थितियों का अध्ययन कराकर उन्हें भावी जीवन के लिए तैयार करना, छात्रों को लोकोक्तियों एवं मुहावरों का ज्ञान दिलाना, छात्रों में कर्णबद्ध विचार करना, भाव को अभिव्यक्त कराने तथा ज्ञानजन के प्रति गहरी रुचि उत्पन्न करने का प्रयास करना है। पुस्तक को निहित ज्ञान भंडार का अवलोकन कर स्वसाध्य के प्रति गहरी रुचि उत्पन्न करना। साहित्य का लक्षण उत्तम नागरिकों उत्पन्न करना भी है, इसलिए हिंदी शिक्षण का उद्देश्य नागरिकता के उत्तम से उत्तम गुणों का विकास करना भी है। विद्यालय स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य। विद्यालय स्तर पर हिंदी भाषा के उद्देश्य को 3 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर में है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य, जो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक को रखा गया है। दूसरे नंबर पर है उच्च प्राथमिक माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य, जिसमें कक्षा 5 से 8 तक के वर्गों को रखा गया है। तीसरे नंबर पर है उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य। प्रथम प्राथमिक स्तर पर
भाषा शिक्षण के उद्देश्य जो कक्षा 1 से 5 तक है। प्राथमिक स्तर से बच्चों को मातृभाषा की औपचारिक शिक्षा आरंभ होती है अतः प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य है। बच्चों को शुद्ध शब्द उच्चारण, ध्वनि, निगमन, धैर्य तथा आत्मविश्वास एवं प्रभाव उत्सव के साथ बोलने के कौशल विकास करना। बच्चों को वर्ण, लिपि, शब्द समूह एवं वाक्य रचना का ज्ञान कराना। बच्चों को शब्दावली, सूक्तियाँ, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे का ज्ञान कराना। बच्चों में सुंदर लेख, शुद्ध वर्तनी एवं व्याकरण संबंध वाक्य रचना के कौशल का विकास है। बच्चों में सही गति एवं पूर्ण मनोयोग से पाठन के अर्थ को समझने के कौशल का विकास है। बच्चों में अपने विचारों को मौखिक एवं लिखित रूप में अभिव्यक्त करने को रुचि का विकास करना। बच्चों में शुद्ध एवं शिष्ट भाषा सीखना तथा इनकी सामान्य जानकारी प्राप्त करने की प्रवृत्ति का विकास करना। माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के उद्देश्य कक्षा 6, 8 तथा कक्षा के उच्च प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है। प्राथमिक स्तर के बच्चों को भाषा के व्याकरण का ज्ञान कराना चाहिए तथा इसके साथ ही साहित्य से भी परिचित कराना चाहिए। अतः इन स्तर पर भाषा शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य होनी चाहिए। पहला नंबर पे है छात्रों को हिंदी की पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से मानव उपयोगी ज्ञान कराना। दूसरे नंबर पर है छात्रों को शब्दों के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध वर्तनी, वाक्य रचना के नियम एवं विराम चिन्हों के प्रयोग का स्पष्ट ज्ञान कराना। तीसरे नंबर पर है छाता में सुंदर लेखन एवं व्याकरण समस्त पूर्ण वाक्य रचना के कौशल विकास करना। छात्रों में उचित ध्वनि प्रवाह एवं धैर्य के साथ कौशल विकास करना। छात्रों में मातृभाषा एवं उसके साहित्य के अध्ययन के प्रति रुचि का विकास करना। छात्रों से दूसरों के द्वारा मौखिक या लिखित रूप में अभिव्यक्त विचारों को जानने की रुचि का विकास करना। एंड लास्ट, छात्रों में भाषा का उसके साहित्य के प्रति आदरपूर्ण का भाव करना। उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षण के उद्देश्य कक्षा 9 से 10 को उच्च माध्यमिक या माध्यमिक शिक्षण भी कहा जाता है। इस स्तर पर भाषा का पर्याप्त ज्ञान हो जाता है। माध्यमिक शिक्षा अधिकतर बच्चों की पूर्ण शिक्षा होती है, इसलिए इस स्तर पर बच्चों को भाषा के व्यावहारिक प्रयोग में समर्थ या निपुण बना देना चाहिए। साहित्य भाषा का भी ज्ञान करा देना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें व्याकरण का अभिव्यवस्थित ज्ञान करा देना चाहिए एवं उच्च संप्रेषण कौशल विकास कर देना चाहिए। अतः इस दृष्टि से इस स्तर पर भाषा के शिक्षण निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए। पहला नंबर पर छात्रों में पठन कला को निपुणता का विकास करना चाहिए। दूसरे नंबर पर छात्रों को उचित गति के साथ लिखने का अभ्यास कराना चाहिए। तीसरे नंबर पर छात्रों को क्षेत्रीय लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों का संपूर्ण ज्ञान कराना चाहिए। छात्रों को निबंध, संवाद, सारांश, पत्र इत्यादि लिखने की कला कुशलता उत्पन्न कराने का प्रयास करना चाहिए। छात्रों को व्याकरण संबंधित नियमों का पूर्ण ज्ञान कराना चाहिए। छात्रों में मौन वाचन की आदत का विकास करना चाहिए तथा मौन वाचन के माध्यम से तथ्यों को ग्रहण करने की क्षमता उत्पन्न करना चाहिए। छात्रों में भाषा अधिक से अधिक अध्ययन की प्रेरणा उत्पन्न करना। छात्रों में व्याकरण संबंधित सूत्रों के उच्चारण एवं सृजनात्मक क्षमता की वृद्धि करना। छात्रों में चिंतन की प्रवृत्ति का विकास करना। छात्रों को भाषा के व्यावहारिक विश्लेषण में निपुणता बनाना। छात्रों को व्यावहारिक का ज्ञान कराना तथा अन्य विषयों पर साहित्य अध्ययन कराना। मातृभाषा शिक्षण से आप क्या समझते हैं?
जन्म लेने के बाद मानव को जो प्रथम भाषा सीखता है उसे ही मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक एवं भाषाई पहचान है। मातृभाषा यानी जिस भाषा में माँ सपने देखती है या विचार करती है वही भाषा उस बच्चे की मातृभाषा होगी, इसलिए इसे मातृभाषा कहते हैं, पितृभाषा नहीं। मातृभाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों के ज्ञान, विवेक एवं चरित्र का विकास करना हिंदी भाषा के शिक्षण का लक्ष्य है। विद्यार्थियों की सृजनात्मक व रचनात्मक क्षमता का विकास करना, पुस्तकों के निहित ज्ञान का गणनात्मक करना तथा शोधात्मक की क्षमता पैदा करना भाषा शिक्षण का लक्ष्य है। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण का क्या लाभ है? इस प्रकार मातृभाषा में शिक्षण प्राप्त करने से छात्र में बोलने, समझने, पढ़ने और लिखने के चारों कौशल के विकास के साथ साथ उसमें साहित्य संवादना की क्षमता भी बढ़ती है और वह अपनी भाषा के सूक्ष्मताओं और वृष्टि दिशाओं से परिचित भी होता है। इससे लिखित साहित्य तथा उसकी पहुंच हो जाती है। विकास की दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत का यह मानना है कि बालकों के विकास सिर से पैर तक की तरह होती है। मनोविज्ञान में इस सिद्धांत को सिरापुच्छित दिशा कहा जाता है, जिसके अनुसार पहले बालकों के सिर का, उसके बाद नीचे वाले अंगों का विकास होता है। विकास की दिशा निश्चित नहीं होती है। पहले नंबर पे है मानसिक विकास। मानसिक विकास, मानसिक अथवा बौद्धिक विकास से तात्पर्य व्यक्ति की उन सभी मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति बदलते हुए परिवेश के साथ ठीक प्रकार समायोजन करता है और समस्त कठिनाइयों का हल ढूंढने अपनी मानसिकता शक्तियों को समर्थ पाता है। स्वास्थ्य में मानसिक विकास। स्वरेशन के शब्दों में जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिवर्ष बढ़ता है वैसे वैसे उसकी शक्तियाँ में भी परिवर्तन होता है। बाल्यावस्था में मानसिक विकास। जब बालक लगभग 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। उसमें रुचि, जिज्ञासा, निर्णय, चिंतन, स्मरण और समस्या समाधान के गुणों का पर्याप्त विकास होता है। किशोरावस्था में मानसिक विकास। मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा पहुंच जाता है। किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। यह विकास हार्मोन के अनुसार 15 वर्ष में, जॉन्स एवं कॉर्नाट के अनुसार 16 वर्ष में और स्पीडियन मैन के अनुसार 14 से 16 वर्ष के बीच में होता है। संवेदनात्मक विकास। जीवन में संवेगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास में संवेगों का योगदान होता है। लगातार संवेदनात्मक असंतुलन, अस्थिरता व्यक्ति के वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करती है तथा अनेक प्रकार की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक समस्याओं को उत्पन्न करती है। दूसरी ओर संवेगात्मक रूप से स्थिर व्यक्ति खुशहाल हाल, स्वस्थ एवं शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। अतः संवेग व्यक्ति के व्यक्तित्व के सभी पक्षों को प्रभावित करते हैं। संवेदनात्मक विकास का अर्थ। अंग्रेजी का इमोशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द इम्प्रूवर से लिया गया है। इम्प्रूवर का अर्थ होता है स्ट्रिप ऑफ द एग्रेट या टू स्क्रीट अर्थ, उत्तेजित होना। संवेदनात्मक विकास की परिभाषा। इंग्लिश तथा इंग्लिश 1958 के अनुसार संवेग एक जटिल भाव की अवस्था होती है जिसमें कुछ खास शारीरिक व
ग्रंथियाँ क्रियाएं होती है। बैरेनबोर्न तथा कैंटिटोलियो 1980 के अनुसार संवेग से तात्पर्य एक ऐसी आत्मनिष्ठ भाव की अवस्था से होती है जिसमें कुछ शारीरिक उत्तेजन पैदा होती है और फिर जिसमें कुछ खास व्यवहार होते हैं। सामाजिक विकास। जन्म के समय बालक इतना असहाय होता है कि वह समाज के सहयोग के बिना मानव प्राणी के रूप में विकसित हो ही नहीं सकता। शिशु का पालन पोषण प्रत्येक समाज अपनी विशेषताओं के अनुरूप करता है और बालक इसे अपने विभिन्न कार्यों में प्रकट करता है। इसे बालक का सामाजिक विकास कहते हैं। सामाजिक संरचना के उन विभिन्न पहलुओं और सामाजिक कारकों का अध्ययन है जो समाज के तीव्र विकास में बाधा उत्पन्न करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय के सच उस आदर्श प्रारूप को भी प्रस्तुत करना है जो उस समुदाय के लोगों को विकास की ओर आग्रह कर सके। समाज अपने विकास के दौरान अच्छी तरह से परिभाषित चरणों से गुजरता है। वे खानाबदोश, शिकार और सभा, ग्रामीण, कृषि, शहरी, वाणिज्य, औद्योगिक और उत्तर औद्योगिक समाज हैं। नैतिक तथा चारित्रिक विकास। प्रातः अपने बच्चों या विद्यार्थियों को सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार जैसे अपने से बड़ों का आज्ञा का पालन करना, ईमानदार बनो, मेहनतों का स्वागत करो, झूठ मत बोलो, विनम्रता से बात करो, पशुओं को हानि मत पहुंचाओ, भगवान की पूजा कर उसमें प्रार्थना करो इत्यादि के बारे में बताते हैं। वास्तव में ऐसा बताकर इन्हें सामाजिक नियमों की महत्व से अवगत कराते, उनसे प्रार्थना करो इत्यादि के बारे में बताते हैं। दूसरे शब्दों में आप उनको सामाजिक रूप से स्वीकृति, व्यवहार की प्रगति, उनके अपने चरित्र का निर्माण करते हैं। यदि परिवार के लोगों में अच्छे गुण विद्यमान हैं तो बालक भी उन गुणों को ही सीखता है। यदि बालक के माता पिता और उसके साथ रहने वाले मित्र चरित्रवान हैं, अर्थात उनमें नैतिकता के अच्छे गुण, तो बालक भी उन गुणों को ही सीखता है। उसमें भी नैतिकता का गुण आता है। शैशव में बालकों का नैतिक विकास। प्रारंभ में बालक अपने सुखद और दुखद अनुभवों के आधार पर ही किसी आचरण को अच्छा या बुरा समझता है। वह उसी कार्य को अच्छा समझता है जिससे उसको सुख प्राप्त हो। वह किसी दूसरे बालक की वस्तु को लेना अथवा किसी दूसरे बालक से खिलौना आदि छीनने लेने को बुरा नहीं मानता है। नागरिकता संबंधित गुणों का विकास। अच्छे नागरिक एक बेहतर समुदाय और दुनिया के निर्माण में अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करते हैं। राष्ट्र और समाज के प्रति अपनी चिंताओं को प्रकट करने और समाधान प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहते हैं। विचारशील, समावेशी और दूसरों का ध्यान रखने वाले होते हैं। शिक्षण के प्रकार। विस्तृत शिक्षण योजना क्या है? शिक्षण कार्य को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि यह निश्चित योजना का निर्माण किया। अध्यापक पाठ्यवस्तु का विश्लेषण कर उसके एक नियोजन रूप में लिख देता है। इसे शिक्षण की योजना कहते हैं। शिक्षण इसके माध्यम से एक ऐसा वातावरण निर्माण करता है कि जिससे छात्र सीखने का उपयुक्त अनुभव प्राप्त कर सके। टेली शिक्षण। भारतीय परंपरागत शिक्षण प्रणाली की तुलना में यह एक नया प्रत्यय है। ऐसे प्रवृत्ति में 2 या 2 से अधिक शिक्षक मिलकर समूह में पाठ्य योजना तथा शिक्षण उद्देश्यों को तय करते हैं। सामाजिक रूप से विद्यार्थियों को शिक्षण प्रदान करने की क्षमता दी जाती है। शिक्षण एवं पूर्ण शिक्षण की बार बार आवृत्ति की जाती है जब तक कि शिक्षण कौशल के वांछित स्तर की प्राप्ति न हो जाए। इस चक्र में छात्र अध्यापक पुनः पाठ्य योजना बनकर पुनः शिक्षण प्रदान करता है और उसे पूर्ण
पृष्ठपोषण मिलता रहता है। इस प्रकार उसे विशिष्ट कौशल में दक्षता प्राप्त होती है। उपचारात्मक शिक्षण एक प्रकार का शिक्षण या अनुदेशनात्मक कार्य होता है जिसे किसी एक विद्यार्थी या विद्यार्थियों के समूह को किसी विषय विशेष या प्रकार विशेष से संबंधित किसी विशेष समस्या या कठिनाइयों निवारण हेतु प्रयोग में लाया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य आधार निष्ठात्मक प्रक्रिया होती है। शिक्षण के तरीके आगमन विधि के जनक अरस्तु है। आगमन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें विशेष तथ्य एवं घटनाओं के लक्षण एवं विश्लेषण द्वारा समान नियम व सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। आगमन विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर एवं मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। निगमन विधि निगमन विधि आर्थिक विश्लेषण की सबसे पुरानी विधि है। इस विधि को काल्पनिक रीति, विश्लेषण रीति, अमूर्त रीति आदि अनेक नामों से जाना जाता है। इस रीति अथवा विधि से सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ जाता है, अर्थात सामान्य सत्य के किंडरगार्टन या शिशु ध्यान या बालवाड़ी। छोटे बच्चों के लिए शिक्षण एक रूप है जो घरेलू शिक्षण से बदलकर अधिक औपचारिक स्कूली शिक्षण में संक्रमित हो गया है। एक और परिभाषा जो प्राथमिक वाचन की शिक्षा और प्री-स्कूली को बताती है के अनुसार यह 6 और 7 साल के कम उम्र के बच्चों का पूर्व और आकस्मिक शिक्षण है। बच्चों को रचनात्मक खेल और सामाजिक बातचीत के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है और उनमें बुनियादी कुशलताओं का विकास किया जाता है। साथ ही साथ कभी कभी थोड़ी बहुत औपचारिक शिक्षा भी दी जाती है। अधिकांश देशों में बालवाड़ी प्राथमिक बचपन की शिक्षा की प्री स्कूली प्रणाली का हिस्सा है। बच्चे आमतौर पर 2 साल से 7 साल की उम्र में किसी भी समय में बालवाड़ी जाते हैं या स्थानीय प्रणाली पर निर्भर करता है। मनतोषी शिक्षण पद्धति बच्चों के लिए शिक्षा की एक प्रणाली है जो औपचारिक शिक्षण विधियों का उपयोग करने के बजाय प्राकृतिक रुचियों और गतिविधियों को विकसित करने का प्रयास करती है। एक मनतोषी कक्षा व्यवहारिक व क्रियाशील शिक्षण और वास्तविक दुनिया के कौशल को विकास करने पर महत्व देती है या स्वतंत्र पर जोर देता है। प्रोजेक्ट या परियोजना विधि प्रोजेक्ट या परियोजना का अर्थ मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट पार्क के अनुसार प्रोजेक्ट का अर्थ एक इकाई है जिसमें छात्रों को कार्य की योजना और संपन्नता के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। किलप्रेक्टिक के शब्दों में प्रोजेक्ट का उद्देश्य पूर्ण कार्य होता है जो पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाए। यह विधि परियोजनावाद की विचारधारा पर आधारित है। ऐसे में आंकड़ों का एकत्रित करना किसी भी समस्या और केंद्रित करते हुए सामुदायिक रूप से लिया जाता है। प्रोजेक्ट व उद्देश्य पूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। प्रोजेक्ट अर्थात जीवन का वह भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। परियोजना विधि के गुण छात्रों को स्वतंत्र का वातावरण मिलता है क्योंकि छात्र स्वतंत्र होकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं। इस विधि द्वारा अधिगमन का स्थानीयकरण होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास हेतु उपयुक्त विधि है। विद्यार्थियों ने कार्य करने में आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। वाचन के अर्थ का उद्देश्य एवं साधन
वाचन, बालक को शब्द ध्वनियों का उचित ज्ञान कराया जाए, तभी उनके मुंह से उचित स्थान से ध्वनियाँ निकलते हैं। छात्रों को शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराया जाए, स्वर के उचित उतार चढ़ाव का ज्ञान कराया जाए, विराम, अर्धविराम आदि चिन्हों का ज्ञान कराया जाए, वाचन मुद्रा का उचित प्रयोग कराया जाए, शुद्ध उच्चारण हेतु अक्षर बोध प्रणाली का प्रयोग कराया जाए। शिक्षण द्वारा छात्रों से अपने वाचन का अनुकरण कराया जाए। ध्वनि में समानता रखने वाले शब्दों को एक साथ सिखाया जाए। वाक्य शिक्षण प्रणाली का प्रयोग किया जाए। वाचन शिक्षण की विधियाँ। संगीत विधि। देखो और कहो, अक्षर बोध विधि, समावेत पाठ विधि। ध्वनि साम्य विधि, अनुध्वनि विधि। सस्वर वाचन का महत्व। पहला नंबर पे सस्वर वाचन से छात्रों की झिझकता दूर होती है, छात्रों में निडरता आती है, आत्मविश्वास का गुण फायदा होता है, शुद्ध उच्चारण का अभ्यास होता है, छात्रों का संकोचन और झिझक दूर होती है, जो उनके स्वर्णगिनन विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। लेखकों की अनुपस्थिति में अपने विचारों से दूसरे और अवगत कराने के लिए स्वस्वर वाचन की आवश्यकता होती है। स्वस्वर वाचन के विविध अभ्यास द्वारा छात्रों को सफल बनाना जाता है। स्वर वाचन के अंग। विराम चिन्हों का प्रयोग, उचित बल, शुद्ध उच्चारण, ध्वनि का उचित ज्ञान, विशेष बल, प्रसंग अनुसार उतार चढ़ाव, सरलता एवं मधुरता, वाचन मुद्रा। स्वर वाचन के प्रकार। व्यक्तिगत वाचन। व्यक्तिगत वाचन, मौन वाचन एक ही व्यक्ति द्वारा व्यक्तित्व किया जाता है। इसमें ध्यान केंद्रीकरण अधिक होता है, क्योंकि बीच में बिना उपस्थिति करने वाले कारक नहीं आते हैं। कर्मयोग में स्वर वाचन यदि युग्म जोड़ों में वाचन का कार्य किया जाता है। सामूहिक वाचन। सामूहिक वाचन या कक्षा में एक समूह में बच्चों के द्वारा पाठ के वाचन से संबंधित है। दो या दो से अधिक छात्रों द्वारा आवाज साहित्य किए जाने वाले वाचन को सामूहिक वाचन कहते हैं। इस वाचन से छात्रों की झिझक दूर होती है, उनमें मौखिक अभिव्यक्ति के लिए आत्मविश्वास का संचारण पैदा होता है। आदर्श वाचन। अब आदर्श वाचन भी दो प्रकार का होता है, व्यक्तिगत वाचन, दूसरा सामूहिक या सामित्व पाठन वाचन। यहाँ व्यक्तिगत वाचन शिक्षण द्वारा भी हो सकता है, जो आदर्श पाठ ही कहलाता है, तथा विद्यार्थी द्वारा तो अनुकरण पाठ कहलाएगा। गद्यांश वाचन। सामान्यतः मनुष्य की बोलने या लिखने पढ़ने की दक्षता, साधारणता, व्यवहार की भाषा को गद्य कहा जाता है। इसमें केवल आंशिक सत्य है, क्योंकि इसमें गद्यकार के रचनात्मक बोध की अवहेलना है। साधारण व्यवहार की भाषा भी गद्य तभी करी जा सकती है जब यह व्यवस्थित और स्पष्ट हो। रचनात्मक प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए गद्य को मनुष्य की साधारण किंतु व्यवस्थित भाषा या उसकी विशिष्ट अभिव्यक्ति कहना अधिक समुचित होगा। कविता वाचन। मौखिक अभिव्यक्ति
जीवन का अहम हिस्सा है। विद्यार्थी जीवन में वाचन कला का अभ्यास न केवल आत्मविश्वास में अभिवृद्धि करता है, वरना वाचन कौशल के स्तर को अच्छा बनाता है। समवेत पाठ विधि। समवेत पाठ विधि इस विधि से छोटे पद एवं गीत सीखने में सुविधा होती है। अध्यापक पाठ के एक अंश को स्वयं भावपूर्ण रीति से पढ़ना तथा कक्षा के सब विद्यार्थी एक साथ उसकी आवृत्ति करते हैं। ऐसा करने से स्वर साधता है तथा वाचन संस्कार दृढ़ हो जाता है, इसलिए यह विधि कुछ सीमा तक लाभकारी है। ध्वनि श्रव्य विधि। बच्चों के अनुकरण की प्रवृत्ति होती है, जो वे जैसा सुनते हैं वैसा बोलते हैं। ध्वनि श्रव्य प्रवृत्ति में अनुसरण और अभ्यास दोनों ही क्रियाओं के माध्यम से सुनने और बोलने की योग्यता को निखारा जाता है। वे स्पष्ट रूप से उचित लय, स्वरता, बालध्य के साथ बोलने का अभ्यास तथा अर्थ विभेद करने के समर्थ हो जाता है। अनुध्वनि विधि। अनुध्वनि विधि, यह भी देखो तथा कहो विधि का रूपांतर मात्र ही अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें एक समान उचित चरित्र होने वाले शब्द एक साथ ही सिखाए जाते हैं। इसमें शिक्षक एक शब्द कहता है तथा छात्र उस शब्द को ध्वनि का अनुसरण करता है। विराम चिन्हों का प्रयोग। विराम चिन्हों का प्रयोग का अर्थ है लिखित भाषा में प्रयोग किए जाने वाले लिखित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। लेखक के भाव बंध को सुबोध और सरल बनाने के लिए विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है। शुद्ध उच्चारण। किसी भी भाषा का उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण होता है। भाषा सीखने तथा सीखने में उच्चारण की अशुद्धियाँ बहुत बाधक होती है। शुद्ध उच्चारण ही भाषा विशेष के ज्ञान का प्रथम चरण होता है। हिंदी भाषा उन्नति के पथ पर अक्सर हो जाती है तथा इसके राष्ट्रभाषा के पद पर आसानी होने के बाद इसका महत्वपूर्ण और भी बढ़ गया है। अतएव इससे शुद्ध, समूह, स्वप्रिय एवं स्वग्राह बनाने हेतु उच्चारण की शुद्धता की तरफ ध्यान देना परम आवश्यक है। ध्वनि का उचित ज्ञान। ध्वनि का उत्पादन वक्ता द्वारा होता है, वह उसका श्रवण श्रोता द्वारा होता है। ध्वनि का अर्थ वायु है। ध्वनि वक्ता के मुख से निकलकर वायु तरंगों के माध्यम से श्रोता की कर्णोनिर्ध तक पहुंच जाती है। जिस शास्त्र में मानव के वाक्य तंत्र से उचित सार्थक ध्वनियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उसे ध्वनि विज्ञान कहते हैं। थैंक यू सर।